नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाला जो हमारा वीडियो था, जूलॉजी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को हमने समझा था, राइट ना। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है हमारे पास बॉटनी, जो वनस्पति विज्ञान होते हैं, है ना, उनका पूरा सिलेबस देखेंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पहले से पहले आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीना पेपर बचा है आप तैयारी करने में लगेंगे, ऐसा नहीं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके पहले जो भी सेमेस्टर एग्जाम होता था, पीजी का होता था, यूजी का नहीं होता था। पीजी कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। जो स्टूडेंट एमए कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और जो स्टूडेंट एमएससी करते हैं, जो भी ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले, एनईपी आने के पहले, केवल पीजी कक्षाएं के जो भी कक्षा है उनका बस सेमेस्टर एग्जाम होता था। लेकिन आप सब ने पेपर दिला लिया है पहला सेमेस्टर, पता भी है। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सभी का सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिएगा एक बार और साइड में जा करके, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो देख सकते हैं। एनईपी का मतलब ही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये होगा कि पूरे राष्ट्र में जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ और उससे और बाहर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो एनएपी 2020 रूल में हैं, उन सभी का जो पेपर होगा वो इसी सिलेबस पर होगा। काफ़ी अच्छा है। आज पूरा हम लोग सिलेबस देखेंगे बच्चों। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं बच्चों, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलते रहेगा, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, आप ये वीडियो को देखिए, समझिए। अगर चैनल में नया है फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। इनका फ्रंट देख सकते हैं, ये नवोद बुक का है। काफ़ी अच्छा किताब है। एक और अग्रवाल जी का भी बुक है। और जो भी आपको लगे, पैटर्न सबका सेम है। हम प्रकाशन में नहीं जाएंगे, हम इनके कंटेंट पर जाएंगे कि इनका कंटेंट कैसा है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ वो टॉपिक को समझना है। और जब भी हम स्टार्ट करेंगे क्लास हमारा, तो हमको इस ऑनलाइन के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, हम आपको सिर्फ उनका पैटर्न समझाते जाएंगे और उनके बारे में हमको समझना कैसे है और पढ़ना कैसे है। और इसके माध्यम से आप सभी को एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कम से कम ऑनलाइन हमारे इस परिवार से अगर आप जुड़े रहेंगे यूट्यूब चैनल से, तो आपको एक चीज़ है कि आप में रेगुलर वो चीज़ होता रहेगा, राइट ना। आप हर दिन आपके पास वीडियो जाएगा, लिंक जाएगा तुरंत, तो आपको ज्ञात होगा कि आपको एक एक्टिव करने का काम मैं कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो। देखिए आज की जो शिक्षा है, इस तरह से शिक्षा है। 50% मेहनत आप करेंगे, 50% मेहनत मैं करूंगा। दोनों जब इक्वल होंगे, तो काफी अच्छा एजुकेशन हमारे इस छत्तीसगढ़ और ये भारत देश के लिए हो सकता है, राइट ना। लेकिन आजकल के स्टूडेंट को प्रॉब्लम यहाँ है, उनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो यही इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप जैसे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ सके और अपने भविष्य में अपने माता पिता और अपने टीचर और जो भी आप अपने पूरे नाम रोशन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आपके लिए है। अगर आप इस मानव जीवन में हैं तो बिना मेहनत करे तो रुक नहीं सकते। और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मेहनत को बिल्कुल इम्पोर्टेंट देते ही नहीं हैं। लेकिन एक बात बच्चों, आप मानिएगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तभी कुछ हो सकता है, राइट ना। तो चलिए देखते हैं। ये बॉटनी का पूरा सिलेबस है, बीएससी सेकंड सेम का, राइट ना। सेकंड ईयर नहीं, सेकंड सेम। पहला ईयर है लेकिन सेकंड सेमेस्टर है ना। काफी अच्छा लगता है वर्ड, सेकंड सेमेस्टर बोलना है, ना कि सेकंड ईयर बोलना है। कोई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर, अगर हम जो पहला सेमेस्टर दिलाए हैं, अगर उस चारों या पांच पेपर जो लिए हैं, अगर उस सब में एटी केटी अगर आ जाते हैं, तो क्या हम अगले सेमेस्टर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप रूल देखिएगा एनईपी 2020 का। अगर आपने चारों पेपर आपने नहीं दिया है, तो आप बिल्कुल अगले सेमेस्टर जा सकते हैं। और वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप पहले सेमेस्टर में एटीकेटी आ जाते हैं, तो उनका एटीकेटी आपको सेकंड सेमेस्टर में दिलाना ही नहीं है। बड़े मजे की बात है, राइट ना। तो उनको आपको थर्ड सेमेस्टर में दिलाने। थर्ड सेमेस्टर का मतलब होगा कि आपके जो जूनियर स्टूडेंट आएंगे, आपके जो जूनियर भाई बहन आएंगे, उनके साथ में जब उनका पहला सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उन्हीं के साथ बैठ के आपका एग्जाम होगा।
ठीक है। और फेल होने का तो बिल्कुल चांस तो नहीं लगता है मुझे कि फेल हो जाओगे आप लोग, बिल्कुल चांस नहीं है कि आप लोग फेल हो जाएंगे करके, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, ये तो संभावना बिल्कुल है। और अच्छा नंबर भी आएगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि पैटर्न काफ़ी अच्छा है। मैं शुरू से ही जब वीडियो बना रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि हमारा जो क्लासेस है वो कैसे टाइप का क्लास रहा है। मैंने पूरे टॉपिक को कवर तो नहीं किया था पहले सेम में, लेकिन मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनको मैंने चिन्ह लगा के आपको दिया था, समझ के पढ़ के हर चीज़ को अपने अनुभव के बेस पर। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा रहा, सभी बच्चे का फीडबैक आया कि सर अच्छा रहा। तो बच्चों आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर आपके द्वारा जो बनाए हुआ वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट ना, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले और नए एनर्जी के साथ हम ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे से इनको पढ़ सके। कुछ हमारा वीडियो लैपटॉप में रहेगा, लैपटॉप के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कुछ जो हमारा वीडियो रहेगा वो बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों। इसमें एक चीज़ होगा कि अगर मैं लैपटॉप में लेके अगर उन चीज़ों को अगर मैं समझाऊंगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसका अच्छा से अगर हम कोई पीडीएफ बना करके अगर हम आपको समझाएं, और इसका उद्देश्य यही है, समझ में आना चाहिए, बस ये चीज़ आप में होना चाहिए, राइट ना। इनका कुल मिला के जो ऑनलाइन के जो हमारा पर्पज है, उद्देश्य है, वो यही है कि आपको किसी भी तरह से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैं आपको हर बात को इम्पोर्टेंट बताया, आपने ध्यान से सुना होगा। और अगर बच्चों आप नए आए हैं चैनल में तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके दोस्त यार हैं, भाई बहन हैं, उनको आप ज़रूर बताएं हमारे वीडियो को, और अपने स्टेटस में ज़रूर लगाएं। हम बर्थडे का स्टेटस तो ज़रूर लगाते हैं, कोई भी और चीज़ के बधाई के लिए ज़रूर लगाते हैं, लेकिन अगर अच्छा हमको तब लगेगा जब आप हमारे चैनल को, है ना, स्टेटस में लगाएंगे। कुछ कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि कोई रिलेटिव लगाते थे सर, तो आपका चैनल हमने देखा तो वहीं से हमने आपके चैनल को फॉलो किया, राइट ना। तो ये भी चीज़ है, एक फॉलो करने का तरीका है और शेयर करने का भी तरीका आप में होना चाहिए। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनता है बच्चों, तो इस चीज़ के लिए आपको कंजूसी नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का काम जरूर करें। चलिए देखते हैं। आपने पहला सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर दिया आपने, जिसमें 30 नंबर का आपका इंटरनल और असाइनमेंट का पेपर था, और 70 नंबर का थ्योरी पेपर था। उनका पूरा डिस्कस पहले जो सेमेस्टर है उसमें जाके हमने बता दिया है, राइट ना। सेम पैटर्न है इनका, ये 20 नंबर का इंटरनल, 10 नंबर का असाइनमेंट है, टोटल मिला के 30 नंबर। और यहाँ का जो 70 नंबर आना है, एक एक नंबर का 10 सवाल आएंगे, और यहाँ पर 5 गुणा 4 दिया है, और यहाँ पर 10 गुणा 4 दिया है, मतलब 4 गुणा 10 दिया है। यहाँ पर 5 सवाल रहेंगे, है ना, ये 4 4 नंबर के रहेंगे आपके पास। ये टोटल मिला के आप इतना तो जानते हैं, 40 नंबर यहाँ, 20 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ। कितना बढ़िया सवाल था, हमने डाला है वीडियो में, आपने देखा भी होगा कैसा इनका सवाल था। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इनका पहला जो हमारा यूनिट है। काफ़ी लंबा सिलेबस है, आपको देख के डरना भी नहीं है। और कुछ चीज़ें भी है, हर सब्जेक्ट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर चीज़ हमारे पास ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट होती है ना। उसमें से 70% चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और उसमें से 20 से 30% चीज़ क्या होते हैं, साइड में उनको रख करके पढ़ना होता है, राइट ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि हर चीज़ को 100% उनको तैयारी करके जाए। हर बच्चा कहीं ना कहीं 80% चीज़ों को अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, और 20 30% को इस स्टूडेंट लाइफ में जो बीए बीएससी कर रहे हैं, तो इस जीवन में हर बच्चा कैसे काम करता है कि 70% चीज़ों को अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, और 30% या 20% जो सवाल होते हैं उनको साइड में लेकर के चलते हैं। ऐसा आप भी करते होंगे जब 10 12th क्लास एग्जाम दिए, हमने भी ऐसा ही किया, और आप भी ऐसा करेंगे, है ना। नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बहुत चीज़ अगर आप एकदम मेहनती बच्चे हैं तो हर सवाल को आप 100% तैयारी करके जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनका पहला यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाएंगे तो आप समझेंगे, और बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा सिलेबस भी है। ये जूलॉजी से बड़ा सिलेबस है इनका, है ना। केमिस्ट्री तो अच्छा है, मैं उनको लास्ट में आपको बताऊंगा। और कोई बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, दुर्ग यूनिवर्सिटी से कोई हमारा दोस्त है, भाई है बोल सकते हैं शायद, है ना। नाम तो पता नहीं है, लेकिन कमेंट कर रहे थे सर केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिएगा। जरूर मैं केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करूंगा, मेन हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बारी बारी से हम पढ़ते जाएंगे, राइट ना। चलिए देखते हैं बच्चों, पहला हमारा जो यूनिट है वायरस के बारे में दिया हुआ है। ये वायरस से ऐसा कौन बच्चा है जो इनको नहीं जानते। जो कोरोना वायरस आया था, जिस टाइम ने पूरे देश में तहलका मच गया था कि इस
विषाणु के बारे में कौन नहीं जानता, वायरस के बारे में कौन नहीं जानता, हर बच्चा जानता है। लेकिन हमको कोरोना से जो वायरस है उनके बारे में हमको नहीं जानना है। हमको टीएमवी, है ना, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में हमको पढ़ना है। जीवाणु भोजी क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। और एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। और फाइटोप्लाज्मा है दूसरा यूनिट है। जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया। और जो आपका नील हरित शैवाल क्या होते हैं, इनको हमको पढ़ना होगा। तीसरा यूनिट है, अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और कौन कौन से यहाँ पर क्लासेस में आते हैं। क्लोरोफाइसी में वाल्वाक्स आते हैं, बहुत हम लोग तैयारी करते थे उस टाइम में। शैवाल का वर्गीकरण है। और फाइकोलॉजी क्या होते हैं, शैवालों के जो सामान्य लक्षण को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज है। देखिए बच्चों, आप भाग नहीं सकते। अगर आप इस तरह की चीजों से अगर भाग रहे हैं तो आप सोचिए आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, राइट ना। नो डाउट हर व्यक्ति पढ़ाई से भागता है, राइट ना। लेकिन अगर भविष्य को अच्छा करना है, अपने नॉलेज को अच्छा गायन करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दुनिया के कोई भी कोने से जो विद्यार्थी टॉप 10 में है वो भी काफी मेहनत करे हैं। और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और रही बात, ये एक सीमा तक, एक समय तक तैयारी करते हैं कोई भी व्यक्ति, है ना। जैसे कि अभी आप स्टूडेंट है, अभी आपको उम्र हो रहा है 19-20 साल चल रहा है, 19 साल, 20 साल, 21 साल चल रहे हैं मान लो किसी किसी बच्चे का। तो ये उम्र आपका ग्रेजुएशन पास आउट करना ही पड़ेगा, और वो भी अच्छे नंबर से आप पास आउट करिए, तभी कुछ हो सकता है, राइट ना। और जिस दिन हमको कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना रहेगा ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद हम ग्रेजुएशन का तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्रेजुएशन है उनको तो अच्छे से पढ़ लें भाई। उनके बाद हम कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करें। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में रहते हैं, कंपटीशन के एग्जाम का तैयारी कर, अच्छा बात है। अगर आपका जो माइंड लेवल है अगर कर लेता है तो कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपका एक कहावत है ना कि अपने पैर को नाव और इधर ना रखें, ऐसा कुछ है। मतलब एक पाँव नाव में ना रखो, ऐसा टाइप कुछ है शायद तक, है ना। तो ये चीज आपको नहीं करना चाहिए कि अगर भाई आप इस टाइप की चीज को अगर आप सह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। ये पहले आप ग्रेजुएशन पूरा पढ़ लें, है ना। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग इसके अध्याय समझ लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो यहाँ पर 15 पूरा यहाँ पर दिया, ऊपर से भी है ना। यहाँ देख सकते हैं टोटल हमारे पास ये अध्याय समझ सकते हैं, राइट ना। और यहाँ पर हर चैप्टर जो दिए हुए हैं, ये इकाई में कितने कितने चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको कितना मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे 9 चैप्टर को इसके अंतर्गत रखे गए हैं यूनिट 3 में। काफी बड़ा है। देखिए इकाई 4 है, ये 16 है। और टोटल इसमें 26 चैप्टर दिया हुआ है, मतलब 26 हमारे पास क्या है, अध्याय समझ लीजिए, राइट ना। लेकिन हमको 26 को नहीं पढ़ना है पूरा, ठीक है। कुछ चीज ऐसा है जो एग्जाम में आता भी नहीं है, और कुछ चीज ऐसा है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन चीजों को हमको क्लियर पढ़ते जाना है। यूनिट 4 है, कवक विज्ञान क्या होते हैं, कवक के बारे में हमको सामान्य लक्षण बताना है, कवक के आर्थिक महत्व बताना है। और ये अलग अलग हमारे पास इनके नाम दिए हुए हैं, म्यूकर है, पेजाइजा है, इसको सबको अलग अलग देखो। एक सब एक अलग अलग सवाल, हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में, तो ये सभी एक अलग अलग सवाल बन जाते थे, राइट ना। अब इसको अलग अलग करके थोड़े से अलग बता रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अब मशरूम की खेती कैसे करेंगे और लाइकेंस क्या होते हैं ये हमको समझना होगा। ये देखिए टोटल आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में 304 पेज मिलेंगे, काफ़ी बड़ा पीडीएफ है। और सोचिए हमको इसको पीडीएफ बनाने में कितना समय लगा होगा। कुल मिला के ये कहें कि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप जैसे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, कवर कर सके। एक बार मोटी मोटा हम पूरे पेज को देखेंगे, पूरे 300 पेज को देखेंगे। देख के डरना नहीं है ना, भागना भी नहीं है। अगर आप भागेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बार आप 15-20 मिनट देख नहीं सकते अपने भविष्य के लिए, तो क्या करेंगे बताइए। तो आज की स्टूडेंट थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ेगा बच्चों, राइट ना। हमको भागना नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा यूनिट है, विषाणु है, माइकोप्लाज्मा है और फाइटोप्लाज्मा है। देखते हैं क्या चीज होते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस एंड बैक्टीरियो
बैक्टीरियोफेज क्या चीज होते हैं, इनको हमको बताना है। सबसे पहले यह है इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को थोड़ा एक नज़र आप सभी, मैं वीडियो को रोका हूँ, आप पढ़ सकते हैं कि इनका हिस्ट्री क्या है। आप बुक खरीद सकते हैं इनका, है ना, जो भी आपके पास पढ़ने का मटेरियल है सबका सबका पैटर्न सेम ही है, कोई अलग नहीं है। कोई भी आप प्रकाशन का बुक लें, चाहे नवबोध का ले, चाहे आप और कोई भी प्रकाशन का ले, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनका परिचय हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए मैं मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये वीडियो अपलोड करने का मीनिंग ही है कि जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको दिमाग में हाईलाइट लेके चलना है, राइट ना। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है वायरस। तो वायरस के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वायरस के बारे में आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए। वायरस क्या चीज़ होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अकोशिकीय परसूक्ष्मदर्शी है ना, प्रोटीन के आवरण से बना हुआ, है ना, इसमें स्थित नाभिक अम्लों मतलब न्यूक्लिक एसिड की बनी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर में ही जनन कर सकते हैं और जीवित कोशिकाओं के बाहर एक रासायनिक अणु के रूप में होते हैं, है ना। इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता भी पाई जाती है। अब अपने वर्ड में इतना को समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको वायरस के बारे में एक साइंटिफिक परिभाषा देना आना चाहिए। एक वायरस क्या चीज होती है, एक विषाणु क्या होते हैं। ये जो विषाणु होते हैं अकोशिकीय होते हैं, परसूक्ष्मदर्शी होते हैं और प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ, प्रोटीन के आवरण में स्थित होते हैं, है ना। और नाभिकीय अम्लों की बनी हुई एक संरचना होती है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, है ना। और वो बाहर आने पर एक केवल रासायनिक अणु के रूप में ये काम करते हैं और इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, तो उनको हम लोग कहते हैं वायरस। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वायरस क्या चीज होते हैं, तो वायरस के बारे में मैंने आपको बताया कि वायरस अकोशिकीय होते हैं, परसूक्ष्मदर्शी होते हैं और मतलब परस सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब उनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, जिनको नग्न आंखों से देखना मुश्किल होता है। और प्रोटीन के आवरण में स्थित होता है, नाभिकीय अम्लों की बनी हुई होती है। और इतना आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर में ही पाए जाते हैं और बाहर आने पर कोशिका के अंदर जीवित कोशिका के बाहर आने पर ये केवल केमिकल मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं और इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, उनको कहते हैं हम लोग वायरस। चलिए अब इनका हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, इनका बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये बैकग्राउंड है, इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो ईयर है उनमें एक्सप्लेन किए हैं। तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं। इतना सारा आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको कम से कम 3 4 को लेके चलना होगा, 4 5 को। ठीक है, अब ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा, लास्ट में हम आपको बताएंगे इनका सवाल कैसे है। और काफी अच्छा है ये सब्जेक्ट, बॉटनी बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है। विषाणुओं के सामान्य लक्षण, अब देखिए ये चीजें जो लिखे गए हैं इनको हर बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, मैं केवल इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके माइंड को एक्टिव करने का बस काम कर रहा हूँ। आपको एक तरह से मैं एक कमांडो बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप एक कमांडो की तरह वर्क करें। कमांडो की तरह क्या करें, अपने जो काम है उनको अच्छे से करें, राइट ना। जैसे उन लोग देखो, कमांडो लोग इतना एक्टिव रहते हैं अपने जीवन में, देखे हैं क्या आप लोग, आर्मी लोग, कमांडो लोग देखे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वैसे ही आप हमारे वीडियो देख करके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल अगर अच्छा लगे बच्चों तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड है उनको तो आप आपके दुश्मन को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, भगवान आपका भला करेगा। चलिए और देखते हैं, ये इसके लक्षण है। अब रही बात, देखिए अब आप सभी का सवाल आते जाएगा, सर यहाँ पर 14 लक्षण दिया हुआ है, तो कम से कम आप यहाँ से 8 10 यहाँ से लक्षण आप तैयारी करके रखें। कम से कम 8 तो जरूर इनका लक्षण आप अपने माइंड में लेके हमेशा चले और बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सभी आपका हल हो ही जाएगा, याद हो ही जाएगा। विषाणु की जो नेचर है, प्रकृति है, उनके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए इसमें वृद्धि पाए जाते हैं, गुणन पाए जाते हैं, मतलब गुणन का मतलब समझते हैं क्या आप लोग, मल्टीप्लाई होने की क्षमता पाए जाते हैं और इसमें रेप्लिकेशन होने की क्षमता पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनके क्या होते हैं, इनके नेचर होते हैं। हाँ, अच्छा एक बात मैं आपको और समझा रहा हूँ, जो वायरस होते हैं वो सजीव और निर्जीव के दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो विषाणु के निर्जीव गुण भी है और ऊपर जो हम देखें ये सजीव गुण भी है, राइट ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं फटाफट थोड़ा से। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, देखो सरच देखिए, कोई भी चीज को बांटने का आधार होता है, जैसे संरचना के आधार पर उनको कितने भाग में बांटे गए हैं। तो यहाँ हेडिंग को आप देखें, गोलाकार विषाणु, छड़ के समान दिख रहे हैं तो छड़ाकार होगा। ठीक है,
और तीसरा है हमारे पास बच्चों बहु कोणीय विषाणु। मतलब इसका मतलब ये होगा जिनमें बहुत सारे कोण जैसी स्ट्रक्चर बनाते हुए अगर वो वायरस दिख रहा है तो उनको हम लोग बहुकोणीय विषाणु कहेंगे, है ना, पॉलीहेड्रल वायरस कहेंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले हैं उनको भी परेशान नहीं होना है भाई। देखिए यहाँ ये साइड में यही खासियत होती है, जब आप ऊपर क्लास जाते हैं 12th क्लास से, तो हर चीज को हमको लेकर चलना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं, चौथा है ईंट के समान आकार, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ब्रिस्क शेप्ड, है ना। तो ये साइड की इंग्लिश को आपको समझ लेना है। और आपको लैंग्वेज तो हिंदी होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चारों को स्ट्रक्चर को यहाँ बता रहे हैं देखिए। अब आप इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पेपर बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये बात आपको लेके चलना है। तो यही सबको आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। ये आपका गोलाकार है ना। और ये सभी स्ट्रक्चर का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आप थोड़ा इंग्लिश को भी लेके चले बच्चों। ये अलग अलग प्रकार है इनका, ये पांचवा छठवा प्रकार है। ये सभी प्रकार को हेडिंग हेडिंग को कम से कम आप याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे जो विषाणु है। अब सबसे पहले हमको किसके ऊपर बात करना होगा। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर के हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनको हमको सबसे पहले ध्यान से देखना होगा। ए डायग्राम को देखना होगा। टोबैको मोजाइक वायरस से लिखा हुआ है, टीएमवी कह रहे थे। पूरा नाम आपको पूछ सकते हैं एक एक नंबर में, राइट ना। और इसकी स्ट्रक्चर को, ये जो क्यूब से जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनके छल्ले जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनको हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लेने के बाद ही आपको थ्योरी में जाना है। अबे देखिए विषाणु के नामकरण, ये विषाणु के नामकरण के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेना है। और इतना सारा ये चीज आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, राइट ना। जब मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको, तो आपको क्लियर भी करते जाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में हमारे पूछने की संभावना है। देखिए विषाणु के जो संचरण होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, वो हम समझेंगे। तो ये काफी अच्छा है, और आपके नॉलेज के लिए भी कितना बढ़िया बात लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कीटों के द्वारा, कीट वाहक होते हैं, आप जानते भी होंगे, है ना। बीजों के द्वारा, संपर्क के द्वारा, है ना, कांटेक्ट हो जाते हैं किसी के साथ। और परागकणों के द्वारा भी होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर आप यहाँ से अपने मन से पढ़ेंगे, है ना, अपने मर्जी से पढ़ते जाएंगे। यहाँ देखिए धूम्रपान के द्वारा, कोई स्मोक करते रहते हैं उनके माध्यम से भी, खरपतवारों के द्वारा। तो ये सभी है, तो जो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट, इनमें से कम 6 या 7 आप पढ़ लेंगे। इसके लक्षण फिर आ गए ऊपर में, आपने देखा कि इनका लक्षण क्या था। चलिए थोड़ा फिर और आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा फिर और नीचे जा रहे हैं। ये देखिए अबे बीमारी भी फैला रहे हैं भाई, देखिए कैसे बीमारी फैलाते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, जो फल्ली होते हैं ना, मूंगफली, है ना, तो फल्ली के जो पत्ते हैं उनमें भी वायरस आ जाने के कारण उनमें रोग हो जाते हैं। और आपके जो गेहूं है, धान है, इस सब में भी कुछ न कुछ वायरस आ जाते हैं। अब ये देखते हैं हमारे पास जीवाणु भोजी है। तो ये कैसे होते हैं, बैक्टीरियोफेज अवस्था में, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ जीवाणु भोजी लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसका नाम है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज, इंग्लिश नाम है उसका। अब यहाँ देखते हैं इनके जीवाणु भोजी की संरचना। अच्छा ये हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए और देखते हैं, नीचे आपको मिलेगा 4 इनके अलग अलग चक्र है। इनके जीवन चक्र कैसे पूर्ण होते हैं उनको, मैं बोला ना आपको ये काफी बड़ा सिलेबस है भाई। एक बार इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप एक बार देखें बैठ के ये वीडियो को अच्छे से, तब आपको पूरा क्लियर समझ आएगा कि आपके पास वक्त है ही नहीं। फरवरी का महीना चला गया, लेट हो गया इलेक्शन के कारण, आपका जो पेपर है फरवरी चला गया। फरवरी के, और वो भी फरवरी के पूरे लास्ट तक चला गया, मतलब पूरा फरवरी खत्म। मार्च अप्रैल मई जून, जून के लास्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा। 15-20 जून के आसपास आपका एग्जाम होना ही होना है। तो आपके पास तो पढ़ने का समय ही नहीं है। तो मार्च में तुरंत आप तैयारी करने के लिए बैठ जाए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जिससे भी आप पढ़ें। अगर हमारा वीडियो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, पढ़िए देखिए। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस भरा हुआ है, बस हमसे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लेना है। मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार देखते भी जाएंगे। ठीक है, अब चलिए, ये तो समझ में आ गया हमको इतना चीज कि आप देखिए, मुझे भी एक तरह से और अच्छे से इसको पैटर्न समझ में आ जाएगी इसका, कि एग्जाम में क्या क्या पूछने की संभावना है। ठीक है, और बिल्कुल वो चीज़ पूछे जाएंगे, बिल्कुल संभावनाएं रहती है जिसको हम बताए हैं, लगभग आपको मिलेंगे 70-80% आप देख पाएंगे। देखिए ये पूरे इनके सवाल हैं, आप देख सकते हैं।
मुझे हर को पढ़ के सुनाने का ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप सभी बच्चे बड़े होशियार हैं। ये देखिए, पोलियो रोग के कारण आपको बताना है, तो इनका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, राइट ना, लेकिन आप एक बार वीडियो को देखेंगे, है ना। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा। मेरा नंबर में आप व्हाट्सअप करिएगा, 8818867195। मुझे बोलिएगा कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो कि सर बॉटनी का जो बुक है, ये बुक है पूरा, है ना, उनका सिलेबस हमको शेयर कर दीजिए सर, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। उसको आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका दूसरा हमारा यूनिट क्या है ना। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज लेना है। ये देखिए, ये क्या क्या लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, हर चीज़ समझ में आएगा। जो मेहनती बच्चा है वो सब समझेगा, और जो घुमक्कड़ बच्चा है उनको अच्छे से बता दो, चाहे उनके दिमाग में बैठ जाओ, तब भी वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं इनके कुल क्या है, गण क्या है, वर्ग क्या है, प्रभाग क्या है। अगर आप लिख पाएँ तो लिख दें, और नहीं लिख पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और सवाल आपको मिलेंगे, हाँ, इस टाइप की चीज़ों को करें। इनके लक्षण को पढ़ें। देखिए, हर टॉपिक में लक्षण मिलेंगे आपको, और लगभग सभी में मिलते जुलते रहेंगे, राइट ना। अच्छा, अब ये प्रजनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। देखिए, मेनली हमारे पास जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका तीन है, प्रजनन करने का तरीका तीन है, लैंगिक, अलैंगिक और विखंडन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि कैसे इनमें क्या क्या भाग पाए जाते हैं, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है और इनको आप चिन्ह लगा के रख सकते हैं, ठीक है। इनके आर्थिक महत्व को हमको पढ़ना होगा एक्टिनोमाइफिटीज के। अब इसके ये पूरे ये चैप्टर खत्म, मतलब ये पार्ट इनका खत्म हो गया। अब हमारा, अच्छा, इनका तीसरा है माइकोप्लाज्मा है। अच्छा, ये पहला यूनिट था क्या, एक मिनट, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग थोड़ा से, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर आ रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा नीचे नीचे, एक मिनट। अच्छा, ये पहला यूनिट का ही है ना, पहला यूनिट का ही ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है, नीचे जो हम देख रहे थे। चलिए और देखते हैं, ये तो सब हमने कर दिया। हाँ, यहीं पर आए थे एक्टिनोमाइफिटीज, इनका हिस्ट्री है, ये भी हो गया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बच्चों, क्योंकि ये 10-5 मिनट का वीडियो नहीं है। 10-5 मिनट में क्या मैं समझाऊंगा, पूरा सिलेबस को आधा अधूरा काम नहीं करेंगे, करेंगे तो थोड़ा अच्छे से करेंगे, है ना। थोड़ा रिचार्ज आप लोग करा लेंगे, वैसे डेटा रहते हैं तो उनको अपने कार्य के लिए लगाना है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तीसरा है माइकोप्लाज्मा, ये पहला ही यूनिट का तीसरा पार्ट है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, तीसरा चैप्टर है समझिए, इसका तीसरा अध्याय है, ठीक है, जिसको मैंने ऊपर में बताया आपको। माइकोप्लाज्मा, इनको शायद जोकर कहते हैं, है ना। देखते हैं, हाँ, ये पूरा इनके बारे में बैकग्राउंड हमको पढ़ना होगा, ठीक है। इनको सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहते हैं, मतलब विषाणु और जीवाणु के संयोजक कड़ी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और देखते हैं माइकोप्लाज्मा के प्रमुख लक्षण है, जैसे वहां पर आपने लक्षण देखा। एक बार आपका इंटरेस्ट आ गया ना बॉटनी पढ़ने में, तो आपका इंटरेस्ट यही जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा है, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का। जैसे आप मुझे कहेंगे ना, देखिए, मैं आर्ट का हर सब्जेक्ट मुझे आप अच्छे से क्लियर करवा लीजिए, लगभग चीज़ों को। मेन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने अगर उनको पढ़ा है तो जरूर आइडिया है, और हम आइडिया देने वाले हैं, तो इंटरेस्ट है इसीलिए, नहीं तो हम कोई सब्जेक्ट से बोर हो जाएंगे। देखिए, हमारा ये सब्जेक्ट बॉटनी नहीं है, लेकिन तब भी हम आपके लिए सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, इसलिए हमारा एक दिन इंटरेस्ट था इस पर, अभी भी है, ठीक है। जिस टाइम हम लोग बीएससी करें उस टाइम में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, और स्पेशल सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया वो अलग मैटर है, लेकिन ये इस सब्जेक्ट को हमने ध्यान से पढ़ा है, और अच्छा नंबर भी आए हैं। ये देखिए, सबसे पहले संरचना को, ये पूरे थ्योरी कथा कहानी पढ़ने के पहले आप एक चित्र को पहले आप बनाएंगे, आप एक बार जरूर बनाएंगे, वादा करिए कि आप इसको एक बार बनाएंगे, जब भी आप पढ़ेंगे उसके बाद आप ये थ्योरी में जाएंगे। तो जब डायग्राम समझ में आ गया, तो ये डायग्राम के ही जितने वर्ड हैं उन्हीं को यहाँ साइड में लिखे गए हैं, इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है।
या तो आप अंदर के जो पार्ट है उनको बनाते बनाते बाहर निकले, या सबसे पहले बाहर के आवरण जो गोल दिखाई दे रहा है, जो इनका मेम्ब्रेन वाला भाग है, या चाहे तो आप पूरा इनको पहले बना ले, उसके बाद थोड़ा अंदर घुसेंगे तो ये आपका गोल गोल दिख रहा है, और ये आपको छोटा छोटा ये काला काला दिख रहा है ना, जिसको कहते हैं सॉल्युबल, ये आरएनए होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं इसका नाम है राइबोसोम है, बड़े बड़े जो गोले दिख रहे हैं। और ये जो चैन जैसे दिख रहे हैं वो आपका डीएनए आरएनए होना चाहिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं ये आपका डीएनए है। तो ऐसे जो 5-6 बिंदु है उन्हीं को यहाँ पर लिखे गए हैं, राइट ना, यहाँ पर उन्हीं चीजों को यहाँ पर बताए गए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए और देखते हैं इनका जीवन परिचय कैसे होते हैं, जीवन चक्र, इनको आप पढ़ते जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आपको देखने के लिए गारंटी देता हूं मैं, ये आएगा। ये नियंत्रण वगैरह थोड़ा बहुत देख लेंगे, बाकी इस पर कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आर्थिक महत्व 3-4 आप पढ़ लेंगे। देखिए, बैगन का लघुपर्ण रोग होता है, पपीते का गुच्छित चूड़ रोग होता है, ये अलग अलग रोग है, तो इनको थोड़ा से बच्चों पढ़ लेंगे। मानव में क्या रोग फैलाते हैं, तो ये अलग अलग रोग को फैलाते हैं, आप देख सकते हैं, ये जंतु में अलग, पेड़ पौधों में अलग, मतलब पेड़ पौधों, जानवर और मनुष्य तीनों में ये रोग फैलाते हैं, मतलब एक खतरा है राइट ना। और देखते हैं इनके प्रश्न है, प्रश्न का पैटर्न कैसे हैं आप एक बार देखें। देखिए वीडियो हमारा कितना क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा के देख ही सकते हैं। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, है ना। तो इन सभी सवाल को आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो इनका आंसर है नो कार्ड एवं रास्क ने किया था, ठीक है, यहाँ बी आंसर जा रहा है, तो इनको आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। पीपीएलओ किसका नाम है, पीपीएलओ किसका नाम है, तो यहाँ पर पांचवा जो हमारा सवाल है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसका पूरा नाम दिया है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। चौथा जो हमारा चैप्टर है फाइटोप्लाज्मा है। फाइटोप्लाज्मा के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा देखेंगे जरूर, लेकिन इनको एकदम ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। देखिए बहुत छोटा हमारे पास चैप्टर है, इसीलिए मैं इनको साइड में रख के चल रहा हूँ, यही इसीलिए मैं आपको बताया ना कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट है और कुछ वहां से इम्पोर्टेंट नहीं भी है, ऐसा दोनों चीज होती है ना, कोई भी किताब हो, सब्जेक्ट हो, कोर्स हो। जैसे फाइटोप्लाज्मा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि उसमें के बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट, सभी को इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे तो सब चीज याद भी तो करने में लगता है ना टाइम थोड़ा सा, तो सबको दिमाग में लेके चलना काफी कठिन काम होता है हमारे आपके लिए, है ना। तो जो याद हो रहा है पहले उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को लेके हमको चलना होगा, उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे, हमारा माइंड का जो लेवल होगा वो बढ़ते जाएगा, तो ऑटोमेटिक सब चीज अच्छा होगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा सेकंड यूनिट है। जीवाणु के बारे में हम क्या समझते हैं, ये बैक्टीरिया है। देखिए एक पूरे कथा कहानी आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, और इतना सेम टू सेम लिखना नहीं है आपको, जो याद हो रहा है उनको आप पेपर में छाप दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लक्षण, हर में लक्षण मिलेगा आपको, हर चीज का लक्षण मिलेगा, और वो भी एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। और देखते हैं, स्वभाव है, प्राप्ति स्थान है, हेडिंग, हेडिंग को पूरा आप पढ़ेंगे, और ये इनके अलग अलग प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। आकार आकारिकी कैसे होते हैं ये आप पूरा क्लियर देख पा रहे हैं, देखिए ये सब डायग्राम को बनाते जाएंगे और यही आपका हेडिंग बन जाएगा टॉपिक में, जितना याद हो रहा है उतना को आपको करना पड़ेगा। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका ग्राम जो स्टेरिंग होते हैं, अभिरंजन होते हैं, ये क्या चीज होते हैं, स्टैनिंग, एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं को एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में दोनों में अंतर है, यही पूछे गए हैं एग्जाम में। जीवाणु की जो सूक्ष्म संरचना होती है, इनको आपने देखा होगा 11वीं 12वीं क्लास में, अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़े होंगे, ओके, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इनको भी आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा बढ़ते हैं, जीवाणु विकास वक्र क्या होते हैं, इनको हमको बताना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका वक्र कैसे कम ज़्यादा हो रहा है ये थोड़ा से बताए हैं यहाँ पर पूरे डेटा के साथ। अच्छा, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं ये चीज़ पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छा है। जब मैं क्लास लेना स्टार्ट करूँगा, अगर आपको थोड़ा वीडियो पसंद आए तो मुझे आप बताइएगा, ताकि मैं इसके लिए वीडियो बना सकूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस सभी सब्जेक्ट पर वीडियो लेके थोड़ा थोड़ा करके पूरा समझाते जाऊँगा, राइट ना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मेन सब्जेक्ट अपना केमिस्ट्री को लेके चलूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ बोल करके,
वो चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुछ कुछ चीज बता रहा हूँ, कुल मिला के ये कहूँ कि ये आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, और मोटिवेट आपके जीवन के लिए काफी रोल प्ले करते हैं। चलिए ये देखते हैं हमारे पास स्थानांतरण, रूपांतरण, यही तीनों सवाल हमारे पास एग्जाम में अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। ये चूहे पर सबसे पहले इंजेक्ट कराया गया था, और एक ऐसे इफेक्ट करते हैं उनको हम समझेंगे, है ना। ट्रांसडक्शन है ये, जिनका वाहक कैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते जाएंगे तो सारा चीज क्लियर होगा। बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब इसका आर्थिक महत्व है, जीवाणु का आर्थिक महत्व देख सकते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है क्या, जब दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं वहां भी तो जीवाणु होता है। आपने कभी ऐसा सुना है क्या, फलीदार जो पेड़ होते हैं उनके नीचे में अगर हम फलीदार पेड़ लगाएं या पौधा लगाएं, तो जो वहाँ का मिट्टी होगा वो काफी उपजाऊ हो जाता है। नाइट्रोजन स्थायीकरण आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं, ये सब चीज है, काफी अच्छा भी है। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे, इसके रोग फैलाने वाले हैं। कौन कौन रोग फैलाते हैं, कुछ तो भोजन को जहर भी बना देते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं हम लोग, ये इनके प्रश्न उत्तर हैं, देखिए कितना सारे सवाल हैं। और जब भी आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करेंगे और जब भी आप एमएससी करेंगे, यही सब चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इनको दिल दिमाग से पढ़िए, अच्छे से करिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग, चैप्टर इनके 6 हैं। नील हरित शैवाल क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर आप चाहें तो कर लें, नहीं चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम शैवाल के बारे में इनका परिभाषा जानेंगे, इसके बाद हम इनके लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनके सामान्य लक्षण, जीवाणु के समान लक्षण कैसे दिखाते हैं उनको भी देखेंगे। फिर साइनोबैक्टीरिया के जो लक्षण होते हैं उनको हमको देखना होगा दो चार। प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पर प्राप्त होते हैं, स्वच्छ जल में कहाँ पर, उनको हमको देखना है। तालाब में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सुकाय का संगठन एवं प्रकार क्या होते हैं, जो इनके थैलफ होते हैं, ठीक है। एक कोशिका की इनकी संरचना क्या होती है, ये देखिए, ये आपने देखा होगा साइनोबैक्टीरिया की कोशिकीय संरचना कैसे होते हैं। चलिए और थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ। हाँ इनको नहीं करना है, इनको नहीं करना है, ठीक है, इनको नहीं करना है। अभी इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिलेगा ना, चिंता मत करिए। साइनोबैक्टीरिया के प्रजनन पूछे गए हैं एग्जाम में, और प्रजनन जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सारा चीज आपका क्लियर होते जाएगा बच्चों। साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व हम जरूर पढ़ें। सभी का आर्थिक महत्व मतलब एक तरह से इनका पूरा एप्लीकेशन पार्ट है, उनको आपको देखना है, साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। चलिए प्रश्न उत्तर मिल गया आपका। अब अगला हमारा जो चैप्टर है, ये यूनिट आपका 3 है, जो 7 चैप्टर को लेके चल रहा है, और ये शैवाल का विज्ञान है पूरा। तो हमारे पास जो एल्गी का जो पार्ट है उनको पूरा हम लोग इसमें देखने वाले हैं, इनको कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, शैवाल के पूरे स्टडी करना, शैवाल के बारे में पूरा अध्ययन करना। सामान्य लक्षण पहले आप देखेंगे, इसके माध्यम से आपको मोटी मोटा नॉलेज हो जाएगा कि हमको पढ़ना कितना चीज है, ठीक है। चलिए ये पूरे शैवाल दिखा रहा है, अलग अलग टाइप्स के हैं, अलग अलग क्षेत्र में उगने वाले शैवाल हैं। शैवालों में प्रजनन है तो वर्धी प्रजनन हर चीज में देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन है, और एक होते हैं हमारे पास लैंगिक प्रजनन, नीचे होगा लैंगिक प्रजनन। चलिए ये, हाँ ये दिखाई दे रहा है लैंगिक प्रजनन। अगर यहाँ से 8 पूरा 8 तक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 4 पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। कम से कम 4 पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। अब नहीं समझ आ रहा है करके छोड़ने से काम थोड़ी ना बनने वाला है, ऐसा नहीं होता है। जो हेप्लांटिक पीढ़ी एकांतरण क्या होते हैं, और डिप्लॉन्टिक, ये पूछे गए हैं उस टाइम में, ये सब सवाल पूछे गए थे। कौन से टाइम में समझ रहे हैं, 2017-18 में ये सब सवाल आए हैं। चलिए और देखते हैं, ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं फटाफट चैप्टर 8 में। शैवालों का वर्गीकरण पूरा दिया हुआ है कि शैवाल, सबसे पहले आपको शैवाल को समझना होगा। शैवाल समझने के बाद बच्चों हम इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। चलिए ये हमारा 9 है।
जिनमें वाल वाक्स मिलेंगे। अभी जो हमारे वाल वाक्स है, तो वाल वाक्स देखिए, थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। क्लोरोफाइसी कहेंगे इसको, है ना। वाल वाक्स इनके अंतर्गत आएंगे, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत। हरी शैवाल का एक वर्ग है जिसके अंतर्गत लगभग 425 वंश एवं 6500 प्रजाति सम्मिलित है। यह शैवालों का सबसे बड़ा वर्ग होता है ना। ये वर्ग है, ये जो क्लोरोफाइसी है ये वर्ग का नाम है, उसमें वाल वाक्स आते हैं। हरी शैवाल कहा जाता है क्योंकि इनमें हरे प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी की अधिकता होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। संग्रहित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इनके लक्षण है ये पूरा, जो जो आपका याद हो पढ़ लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इनके वर्गीकरण है, इनके अलग अलग, हाँ, ये अलग अलग इसके वर्ग बनाए गए हैं, ए बी करके, वन टू करके, इनको आपको देखना होगा। सुकाय की संरचना, जो इनके थैलस है उनकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये देखिए। ये आपके झुंड में होते हैं, मतलब ग्रुप में होते हैं, राइट ना। एक माहौल में ये रहना पसंद करते हैं। और ये वाल वाक्स का एक कोशिकी की संरचना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार बनाएंगे बच्चों, मैं वादा करता हूँ आपसे कि 2 बार में आपको पूरा ये तैयारी हो ही जाएगा। 2 बार डायग्राम को बनाएंगे तो ठीक है। इनको आपको बना के देखना पड़ेगा। चलिए और फटाफट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए तो आपको बता रहा हूँ कि ये सिलेबस कितना बड़ा है। अगर आप चाहें तो किताब जरूर खरीदें। चलिए अब देखते हैं, क्लोरोफाइसी का ही दूसरा यहाँ पर वर्ग है उडोगोनियम। उडोगोनियम भी हमारे पास पूछे गए हैं। जैसे आपने वाल वाक्स को देखा, वैसे उडोगोनियम के बारे में आप यहाँ देखेंगे। उतना ही संरचना देखेंगे, उतना ही स्ट्रक्चर देखेंगे, उतना ही प्रजनन देखेंगे। अलग अलग यहाँ पर प्रजनन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये तीनों छूटेगा ही नहीं, वर्धी प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये होगा कि कोई चीज़, जैसे कोई पेड़ है उनको काट देते हैं तो उनके साइड से कट करके क्या हो जाते हैं, नया पौधा जन्म लेते हैं या विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं, इसमें नर और मादा दोनों को होना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई एक ही वहाँ जो होगा गोनेट, वही उनको जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, उस प्रजाति को आगे बढ़ाने में। और लैंगिक प्रजनन का बात करें तो इसके लिए नर और मादा दोनों को होना, मेल और फीमेल दोनों को होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये उडोगोनियम में लैंगिक प्रजनन कैसे होते हैं उनको बताए गए हैं यहाँ पर। चलिए मैं थोड़ा से फास्ट आपको दिखा रहा हूँ। सिलेबस ही देखना है आज हमको कि क्या क्या पढ़ना है। आप एक बार में देखेंगे आपका दिमाग का दही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये 11 है। ये आपका कारा है। अच्छा, इसको नहीं पढ़ना है आपको ज़्यादा, नहीं, ये कारा आपको पढ़ना ही नहीं है। छोड़ो इसको, थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी हम लोग ऑप्शन में और अगला सवाल लेके चलेंगे। तो ये कारा वारा कुछ नहीं पढ़ना है हमको, साइड में इसको रख दो। काराकारी को नहीं देखना है। और देखते हैं थोड़ा नीचे में क्या दिया हुआ है। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कारा की जो बंधुता है। अगला देखते हैं, वाउचेरिया। वाउचेरिया अथवा सवाल में पूछे गए हैं बहुत बार। अब मेन प्रश्न के रूप में भी पूछे गए हैं। इनका भी थैलफ कैसे होते हैं, इसमें भी प्रजनन पैटर्न सबका वही है, प्रजनन सब में वही मिलेगा आपको। और लगभग सेम भी मिलेगा ना, ऐसा भी नहीं है कि आप समझेंगे भी नहीं, ऐसा है। डायग्राम बस आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, नहीं तो ये हमारा 1 घंटा का लेक्चर हो जाएगा। और 1 घंटा आप बैठ नहीं सकते। अगर बैठ सकते हैं तो कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि सर आपका वीडियो के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये 13 देखते हैं, एक्टोकार्पस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लक्षण देखेंगे आप एक्टोकार्पस का। फिर बच्चों आप लोग देखेंगे इनका वर्गीकरण का कंडीशन देखेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है इनका, सुकाय की संरचना कैसे दिखाई देते हैं, इजी स्ट्रक्चर है। इसमें भी वही प्रजनन है, इसमें दो ही प्रकार के प्रजनन देखने के लिए मिलेंगे, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, इनको काफ़ी रटते थे अपने टाइम में, ये सब चीज़ बताते भी नहीं थे ठीक से उस टाइम में, ऐसे रट्टा मार लेते थे। लेकिन कितना रट्टा मारे भैया,
ये स्टूडेंट के लिए रट्टा मारना पॉसिबल है नहीं है। इनमें अल्टरनेटिव जो जनरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। काफी रात हो चुका है तब भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप पढ़ सके अच्छे से। पॉली साइफोनिया, ये उतना खास नहीं लगता है मुझे, इसके स्ट्रक्चर भी थोड़ा देखना कैसे हैं। ये मुझे उतना खास नहीं लगते हैं, मुझे नहीं लग रहा है। हम और ऑप्शन में लेके चलेंगे, दिक्कत नहीं है। ये देखिए सब में वही मिलेंगे, प्रजनन लक्षण, ठीक है। टेट्रोफाइट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं क्राफ्ट कर देता हूँ, पढ़ सके तो अच्छा है, लेकिन मेरे नज़र में वो नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट उतना। शैवालों का आर्थिक महत्व काफी अच्छा चैप्टर है आपका, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है शैवाल का आर्थिक महत्व भी पढ़ना है। वैसे ही आपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है कि जो हमारे पास एल्गी है उनका वर्गीकरण क्या है, इनके प्रकार क्या है, ऊपर आपने देखा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इनका इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस होती है एल्गी की, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, इनके कुछ हानि भी है, लाभदायक सवाल भी है कुछ। यहाँ भोजन के रूप में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए खाने के रूप में भी, खाद्य जाल में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, काफ़ी अच्छा है। एक नज़र आप देखते जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन स्थायीकरण, और दिखाते हैं हम आपको। अच्छा है, पेपर अच्छा लग रहा है मुझे। हानिकारक शैवाल, कुछ हानिकारक शैवाल भी है, परजीवी शैवाल होते हैं और जल उफान लाते हैं, वाटर में ब्लूम्स करने वाले होते हैं, ये नुकसान करते हैं। और जल मालिन्य है ना, मालिन्य पढ़ेंगे अंदर को तो समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ ये समस्या क्या उत्पन्न करते हैं। कुछ इनके प्रश्न हैं, देख सकते हैं। जैसे देखो डायटोमाइट क्या होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल हैं। चलिए ये इनका लास्ट हमारा यूनिट है, ये 4 यूनिट दिया हुआ है। देखते हैं कवक विज्ञान क्या है, और लाइकेन्स क्या होते हैं, और माइकोराइजा क्या होते हैं, उनको देखेंगे। चलिए ये पूरा कवक के बारे में है, जैसे आपने अभी देखा शैवाल के बारे में, वैसे इनके आवास देखेंगे, इनकी संरचना देखेंगे। सुकाय, सुकाय का मतलब क्या है, जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं, है ना, उनको हम लोग सुकाय कहते हैं। शायद तक मुझे पता है कि यही इनका डेफिनेशन होना चाहिए अपने लैंग्वेज में। और एक बार आप देख लीजिएगा, अगर मिस्टेक हो तो थोड़ा सा, मुझे लगता है यही होना चाहिए इनका। ये देखिए इनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। कोशिका भित्ति की संगठन है, और ये पोषण कैसे करते हैं, कैसे ये भोजन ग्रहण करते हैं, ये दिया हुआ है। ये प्रजनन यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब कोई पार्ट में आपको प्रजनन साथ छोड़ेगा ही नहीं आपका। चलिए मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा शैवाल और जो कवक है, एल्गी और फंगी दोनों में आपको अंतर बताना है, पूछे गए कई बार। कवक का वर्गीकरण है, देख लेंगे थोड़ा सा याद हो जाए तो, वैसे ये नाम पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाएंगे, बोलोगे केमिस्ट्री अच्छा लगता है सर, ये सब पढ़ते पढ़ते आप डिस्टर्ब हो जाएंगे लगता है। हम भी होते थे तब भी पढ़ते थे, है ना। वो तो होना है। कवक का आर्थिक महत्व, ये पूरा चैप्टर है, कवक के बारे में पूरे पढ़ना है। अभी कुछ देर पहले हम लोग शैवाल के आर्थिक महत्व देखें, अब ये पूरे कवक का आर्थिक महत्व है। बताइए तो इसके हानि है, ये कोई कठिन चैप्टर थोड़ी ना है जी, ये आर्थिक महत्व दे करके एक एक चैप्टर बना दे रहे हैं। फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा क्या चीज होते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साइड में रखो इसको। और देखते हैं, इनको साइड में रखो भाई। अभी और हम जाएंगे नीचे थोड़ा से। चलिए फ्रेंड, और हम लोग आगे देखते हैं, इसका पूरा पार्ट है, लंबा है थोड़ा सा, सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ वही, हाँ म्यूकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यूकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, म्यूकर के बारे में पढ़ के।
ठीक है, ये म्यूकर क्या चीज़ होते हैं आपने ऊपर हेडिंग में दिखाया आपको, आपने देखा होगा। ये देखिए एक से एक बढ़ के स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये है हमारे पास 20 चैप्टर, ठीक है। पेनिसिलियम एवं पेजाइजा, यही इंपॉर्टेंट है इस चौथा यूनिट का। इससे सवाल नो डाउट आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, तो इनको आपको करना ही करना है अच्छे ढंग से। चलिए और हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये 21 है, ये उतना खास नहीं है, है ना। अस्टिलेगो, ये उतना खास नहीं है। चलिए और हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम है तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि छोड़ ही देना है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को तो भाई एक नज़र देख लें। हाँ चलिए, ये इसका लास्ट है। ये देखिए ये 22 है, एक रिकस है, ये अच्छा है। ये आपको पढ़ना होगा। ये चीज़ आप देखे हैं क्या, बताइए क्या है ये, कमेंट करके बताइए आप। आपके इलाका में इसको किस नाम से जानते हैं, आप बताएंगे। कायिक संरचना है इनका, इसमें प्रजनन है, फिर वही प्रजनन देखने के लिए मिलेगा हर बार। ये बॉटनी में छूटेगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। चलिए फटाफट थोड़ा सा और चलता हूँ, काफ़ी लंबा है पार्ट इनका। इतना तो है कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, राइट ना, कि हमको पढ़ना क्या चीज़ है। अब आपका दिमाग का बत्ती जलना स्टार्ट हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस देख के आपको रोना आ जाएगा। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है 23 चैप्टर। चलिए मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। हमको लाइकेन देखना है, शैवाल और कवक को मिला के हम लोग पढ़ते हैं लाइकेन्स। अगला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है देखते हैं। 24 मिलने वाला है ना, 24 है हाँ। ये पढ़ेंगे आप। विषम जालिकता क्या होते हैं, परलैंगिक चक्र क्या होते हैं, प्रकार्यात्मक विशिष्टीकरण क्या होते हैं, और माइक्रोराइजा क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। ये डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप नीचे आए। थोड़ा सा और बचा है बच्चों, थोड़ी वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड, लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, ताकि हम आपके लिए अच्छा से काम कर सकें। ये तो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मशरूम का खेती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। पेपर में आए या ना आए, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, ये देखिए ये मशरूम के बारे में, काफ़ी महंगा होता है ये, इसका रेट देखें आप। जब सिटी में, शहर में आप जब इसको लेने जाएंगे तो 400 500 रुपये केजी चलते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में इनका उत्पादन भी अलग अलग होता है। श्वेत बटन वाला मशरूम की खेती हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो एक सिख है, ऐसे सवाल आपको मिलेगा। एक और है लाइकेंस, ये लास्ट है बच्चों। इसके बाद ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिलेबस मालूम हो गया कम से कम। ये देखिए लाइकेंस क्या होते हैं, थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए लाइकेन एक स्वपोषी सुकायवत और संयुक्त सहजीवी जीव होते हैं, जिनमें एक कवक होते हैं और एक भाग आपका शैवाल वाला भाग होते हैं, सॉरी। साथ साथ संयुक्त रूप में होते हैं और हरा होते हैं। हरा स्वपोषी तथा बहुकोशिकीय होने के कारण इसे पादप जगत का एक सदस्य मानते हैं। चलिए ये तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और हम दिखा रहे हैं आपको। वीडियो यहाँ पर स्टॉप ना हो जाए। ये देखिए ये इनका स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मशरूम की खेती। मशरूम की जो खेती होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, और जो लाइकेंस है इनके बारे में हमको पूरा डिटेल पढ़ना है। कुल मिला के 5 चैप्टर आपका छूट ही जाएगा, लगभग लगभग करके। अब 20 चैप्टर आपको पढ़ना है। चलिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छा लगा होगा फ्रेंड, इस तरह की चीज़ों को आपने देखा, सीखा, समझा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप भगा भगा के देख दिए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप पूरा एक नज़र देखिए कि इनमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ना। तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे बॉटनी का सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, और कितना हमको समय देना है। ये भी देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने अच्छे ढंग से देखा कि हमारे पास जो बॉटनी है, इनका सिलेबस कैसा है, कितना बड़ा है। अब इसके बाद जो हम अगला
जो सब्जेक्ट देखेंगे वो केमिस्ट्री रहेगा, जिनको पूरा सिलेबस को हम लोग डिटेल करेंगे। और हर बच्चे के कहीं ना कहीं अलग अलग इंटरेस्ट सब्जेक्ट होते हैं, हर का एक पढ़ने का जो रुझान होता है अलग अलग सब्जेक्ट की ओर होते हैं। तो जो आपको रुचि लग रहा है, जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, उन सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ें। और जिनमें इंटरेस्ट नहीं है उन सब्जेक्ट को भी आप थोड़ा से अच्छे से मेहनत करें, ताकि आप अच्छा नंबर ला सकें। और रही बात जो फाउंडेशन कोर्स है, अब आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश कौन लेके पढ़ेंगे? जो बच्चे रहेंगे सेकंड सेम में, जो बच्चे आर्ट वाले बच्चे थे वो इंग्लिश लेके पढ़ेंगे, राइट ना। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो अगर अच्छा लगे, लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, और कोई भी आपका किसी भी तरह से आपका सवाल रहेगा, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।